हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित का प्रश्नावली 1.2 अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्नावली में जो हमको पढ़ना है, एक तो पढ़ना है इसमें हम लोगों को अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, और इसमें हमको दूसरा पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में कि ये संख्या क्या होती है। तो पहले हम लोग अपरिमेय संख्या को देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या हमारी क्या होती है। अपरिमेय संख्या हम लोग जैसा कि पिछले प्रश्नावली में देख चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, हमारी परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि वे संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एक बार लिख भी लेते हैं, है ना, कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं हमारी क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमारा आ जाएगा इसमें √2, √3, √15, पाई, है ना, या 0.01, 0.11, 0.111, इसी तरह से क्या है कंटिन्यू चलता चला जाएगा, है ना, 0 फिर 4 टाइम्स 1 आएगा। तो ये सब संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अगर इसको हम लोग रूट के रूप में, है ना, अगर समझना चाहें या दशमलव वाली संख्या के रूप में समझना चाहें तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रूट की वे संख्याएं, है ना, जो क्या है रूट से बाहर नहीं निकल सकती हो, क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पे हमारा रहता है √4 तो ये क्या हो जाता है, इसका माना जाता है 2, तो इसको क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी एक छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। तो जो √4 है हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, है ना। इसी तरह से रूट जो 16 है वो क्या हो जाएगी, इसका माना जाएगा 4 आ जाएगा जब ये रूट से बाहर निकलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, है ना, इसके नीचे भी कुछ नहीं यानी एक छुपा हुआ, ये भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो जाएगी ये दोनों। लेकिन जो √2, √3, √5 इन लोग क्या है हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग रूट के रूप में और दशमलव वाली संख्या के रूप में अगर समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं कि रूट वाली वे संख्या है जिसको हम लोग रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वे हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और, है ना, जिसको हम लोग रूट के बाहर निकाल सकते हैं वे संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह से दशमलव वाली वे संख्या है, जैसे, है ना, अगर यहाँ पे हम लोग लिख दें 0.111 जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो ये भी हमारी हो जाएगी क्या, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन, है ना, या इस तरह से ये भी क्या है चलता चला जा रहा है, या वे संख्या है जो कुछ अंकों के बाद क्या है ख़त्म हो जा रही हो, जैसे 2.15 ये हमारा क्या है इसके, है ना, यहाँ पे 5 में जाकर के ये संख्या खत्म होगी दशमलव के बाद, तो ये भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये भी परिमेय हो जाएगी। लेकिन वे संख्या जो दशमलव के बाद कंटिन्यू क्या है बढ़ती चली जा रही है और ना ही वो संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है ना, तो वे संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि दशमलव वाली वे संख्याएं जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद या तो समाप्त हो जा रही हो, है ना, ख़त्म हो जा रही हो, या तो वे संख्या, है ना, या वे संख्याएं जो दशमलव के बाद कंटिन्यू क्या है रिपीट हो रही हो, है ना, वे संख्या परिमेय संख्या होगी। और वे संख्या जो दशमलव के बाद, है ना, बढ़ती चली जा रही हो और ना ही रिपीट भी नहीं हो रही है, तो वे संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बारे में हम लोग अगले प्रश्नावली में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इस प्रश्नावली के लिए इतना काफ़ी है। और जो दूसरा हमारा है वो क्या है, वास्तविक संख्या, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वास्तविक संख्या दूसरा आ जाएगा हमारा वास्तविक संख्या। वे संख्या, है ना, वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। वे संख्या वास्तविक, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं वास्तविक, है ना। ये क्या हो गई हमारी, वे संख्या वास्तविक संख्या होती है जिसमें परिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम लोग कोई, है ना, एग्जाम्पल के लिए कोई थैला लें, है ना, एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक थैला लिए, इसमें हम लोग परिमेय संख्या को भी डाल दिए और अपरिमेय संख्या, जैसे हम लोग √2, √3, पाई, ये सब हमारी क्या होगी अपरिमेय संख्या। और इसमें अगर हम लोग परिमेय संख्या को भी डाल दें, जैसे 3/4, है ना, 2/1, ये सब हमारी क्या हो गई 2/1, ये हमारी परिमेय संख्या। जब हम लोग
अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या को जब एक ही जगह जब जमा कर दे तो हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग को एक टॉपिक जो और पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसमें हम लोगों को है ना, तीसरा जो इसमें हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है ना। जैसे अपरिमेय संख्या हमारी क्या क्या हो गई, जैसे √5, √2, √3, तो ये सब है ना। इसमें और भी क्या है, बहुत सारे संख्या आती चली जाएगी। तो इसको जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो उसी में आप लोगों को समझा दूंगा, है ना, अच्छे तरीके से। अभी इसको यहाँ पे इतना ही, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या है, प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। जो हमारा प्रश्नावली 1.2 का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो पहला हमको पूछा है, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है ना। तो इसका हल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। हम लोग क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या परिमेय और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। अपरिमेय संख्या का समूह होता है। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए ये कथन सत्य है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारे सामने वो क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग संख्या रेखा के बारे में जानते हैं, है ना, कि एक रेखा की क्या है ना, इसमें क्या है, धनात्मक संख्या भी होती है, जैसे ये हमारी क्या हो गई संख्या रेखा है, और इसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है। ठीक है, इसी तरह से चलता जाएगा। और हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में भी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या है हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे हमको क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या क्या है, यहाँ पे ये m है, m क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और इसको क्या बोला है, √m के बारे में बोला है। अगर हम यहाँ पे अगर m की जगह √m लें और √m में हम लोग क्या है, m की जगह में क्या रखें, हम लोग 1 रखें, m की जगह में क्या रखें, तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसकी जगह में अगर हम लोग 2 भी रखेंगे तो इसका मान फिर कितना आता है, 1.414, और ये क्या है, बढ़ता चला जाता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, अगर इसी तरह हम लोग यहाँ पे यहाँ पे 1 है ना, इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे m की जगह क्या है 4 रखें तो इसका मान कितना आता है, 2 आता है। हम लोग देख रहे हैं कि m का मान हम लोग यहाँ पे कितना भी रख रहे हैं उसका मान क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, जबकि संख्या रेखा में जो है ऋणात्मक मान भी होती है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ये कथन है ना, अगर हम लोग यहाँ पे अगर √m की जगह में 1 रख रहे हैं तो इसका मान 1 आ रहा है, √m की जगह में मान हम लोग अगर 2 रख रहे हैं तो इसका मान भी धनात्मक आ रहा है, √m की जगह में अगर हम लोग 4 रख रहे हैं इसका मान भी धनात्मक आ रहा है ना। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि संख्या रेखा में जो मान हमारा वो क्या है, ऋणात्मक आ रहा है ना। संख्या रेखा में ऋणात्मक भी संख्या रहती है और धनात्मक भी रहती है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जितना भी मान हमारा क्या आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य, असत्य। और क्यों होगा असत्य, है ना, क्योंकि किसी भी, इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल का मान ऋणात्मक
नहीं होता है ना, जबकि संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्या भी है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं कि तीसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है। जो तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा, है ना। इसका हल हम लोग लिख लेते हैं। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। और क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय दोनों आते हैं, और परिमेय संख्या वाली वास्तविक संख्या जो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या वाली वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, है ना। कि वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है जी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ले लें 5/3 को, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल, है ना, 5/3 क्या है हमारा, ये परिमेय संख्या है। और वास्तविक संख्या से हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक भी हो जाएगा, वास्तविक संख्या भी हो जाएगा। लेकिन क्या हमारा ये अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय नहीं होगा। कुछ संख्या ऐसी है ना, जो क्या है, वास्तविक की कुछ ऐसी संख्या है जो क्या है, अपरिमेय होगी, लेकिन परिमेय संख्या वाली जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय नहीं हो सकती। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य है। हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। जो हमसे अगला प्रश्न जो हमसे क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है ना। इसका हम लोग हल सॉल्यूशन लिख लेंगे, हल लिख लेंगे, है ना। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारी पूर्णांक संख्या है वो क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4, ये क्या है, ये है ना, ये अनंत तक चला जाता है। इसी तरह से इसमें -1 -2 -3, ये भी फिर अनंत तक चला जाता है ना, माइनस इन्फिनाइट तक। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि माइनस वाली भी संख्या होती है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। लेकिन हमको आगे क्या बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, है ना, यानी इनका हमको वर्गमूल नहीं लेना है, सिर्फ इनका वर्गमूल लेना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या आ गया, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे देखें, है ना, कि अगर √1 इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। इसी तरह से अगर हम लोग √4 देखें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम लोग अगर यहाँ पे वर्गमूल में 9 करें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग वर्गमूल 2 करें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1.414, और ये क्या है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये संख्या क्या हो गई हमारी, ये परिमेय हो गई, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या है ना। अगर इसी तरह से अगर हम √3 को करें तो इसका वैल्यू कितना आता है, √3 का 1.732, ये भी क्या है, बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक वाली संख्या है ना, उसका वर्गमूल एक तो परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना, असत्य। ठीक है, क्योंकि, है ना, इसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, है ना, परिमेय भी आ रही है, परिमेय संख्या भी आ रही है, परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होती
है है ना। जब हम लोग यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक में जब रूट 1 रखे तो इसका वैल्यू कितना आया 1, ये हमारी क्या हो गई परिमेय संख्या है ना। जब यहाँ पे रूट की जगह में जब हम लोग धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल 4 का जब निकाले तो कितना आया 2 आया, 9 का 3 आया, ये सब हमारी क्या हो गई परिमेय संख्या है। और जब यहाँ पे हम लोग रूट में जब 2 रखे इसका वैल्यू कितना है 1.414, फिर यह क्या है आगे बढ़ता चला जाता है, ये हमारी क्या होगी अपरिमेय संख्या। इसी तरह से रूट 3 का निकालेंगे तो 1.732, ये भी क्या है बढ़ते चला जा रहा है, ये भी क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये सब हम है ना, इसमें जब हम लोग धनात्मक पूर्णांक का जब वर्गमूल करते हैं तो उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो गया असत्य, ये कथन हमारा क्या हो गया असत्य। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना। तो इस ये भी क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है ना, ये क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि एक संख्या रेखा है, जैसे ये हमारे पास एक संख्या रेखा है 1 2 -1, हमको ये बोल रहा है कि इस रेखा में हमको क्या है रूट 5 को प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है ना। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय बस आना चाहिए है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देख लेते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो किसके लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। पाइथागोरस प्रमेय है ना, इसको हम लोग लिखते हैं सॉल्व, इसको हम लोग ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय वो समकोण त्रिभुज के लिए होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया हमारा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के इक्वल होता है। मतलब जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमको पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो इसमें हमको क्या करना है, रूट 5 दिया है क्वेश्चन में, तो हमको बस यहाँ पे लंब को और आधार को है ना ऐसा रखना है, यहाँ पे वे संख्या रखनी है कि यहाँ पे हमारे जो कर्ण है वो रूट 5 आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा करें ठीक है कि अगर हम लोग आधार को अगर हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट ले लें और लंब को 1 यूनिट ले लें तो हमारा जो कर्ण है वो रूट 5 आ सकता है। कैसे आएगा उसको भी हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। आप लोग को भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन आंसर जब खुद से करेंगे तो आप लोग को खुद बखुद ये समझ में आने लगेगा है ना। अगर यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर अगर लंब को हम लोग कितना ले लें, लंब को अगर हम लोग 1 यूनिट ले लें के स्क्वायर प्लस अगर आधार को हम लोग कितना ले लें 2 यूनिट ले लें है ना, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, सॉरी कर्ण का स्क्वायर 5 हो गया। जब यहाँ से अगर हम लोग वर्गमूल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, ये इसका नियम ही है ना। अगर यहाँ से अगर हम लोग वर्गमूल को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो हमारा कर्ण क्या आ गया, रूट 5 आ गया। अब हमको बस कुछ करना नहीं है, बस यही हमको इसमें निकालना था। अब हमारा कर्ण, अब इस क्वेश्चन को हम लोग को आगे सॉल्व करने के लिए एक स्केल का जरूरत पड़ेगा है ना, एक पेंसिल, एक प्रकार और एक चांदा है ना। इतने की सहायता से क्या है अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस हमको है ना पेंसिल की सहायता से सॉरी पेन की क्या करना है, संख्या रेखा हम लोग को एक संख्या रेखा खींच लेना है ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा 0। अब इसमें है ना ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ आप इधर के इसको भी ले सकते हैं है ना, सेंटीमीटर के साइड को, मैं इधर इंच को ले रहा हूँ। मैं यहाँ 2 इंच को 1 यूनिट मान रहा हूँ ठीक है, 2 इंच को 1 यूनिट मान रहा हूँ। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसी तरह से इधर भी 1 यूनिट ये हो गया और 1 यूनिट ये हो गया। ये हो गया मेरा 1 2 -1 -2 ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, 1 मिनट, ये हमारा एक संख्या रेखा हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं करना है ना। ये हम लोग यहाँ पे ऊपर में जब यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पे हम लोग लंब को कितना माने थे 2 माने थे। तो यहाँ पे हमारा सॉरी आधार को हम लोग यहाँ पे 1 मिनट, आधार को हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट माने थे है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आधार क्या है ना, यहाँ से क्या है ये जो 2 यूनिट है, यहाँ से हम लोग एक 90 डिग्री का
कोण खींच लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एक रखें और 90 डिग्री का एक हमारा ये यहाँ से कोण हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम हमारा जो लंब था वो कितना था, ऊपर में जब हम लोग इस क्वेश्चन को, एक मिनट इसको हम लोग ऐसे मिला लेते हैं पहले, ये हम लोग ऐसे मिला लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे पाइथागोरस पर में, तो यहाँ पे हम लोग लंब को कितना यूनिट माने थे, लंब को 1 यूनिट माने थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से है ना जो हमारा लंब होगा उसको 1 यूनिट कर लेंगे, है ना। इसको हम लोग पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना 2 इंच को हम लोग 1 यूनिट माने थे, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। इसके ऊपर वाला को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। ये हमारा इसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ए। यहाँ से हम लोग क्या किए, एक 90 डिग्री का है ना कोण खींच लिए। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ओ को हम लोग यहाँ से मिला लेंगे। ये हमारा ए हो गया, ये ओ हो गया, इसको हम लोग पॉइंट देते हैं, पॉइंट बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ओ से बी ये √5 हो जाएगा। ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया था, ये हमारा कितना हो गया था 1 यूनिट ये, और यहाँ से यहाँ हमारा कितना हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। आधार को हम लोग ऊपर में 2 माने थे, और ये हमारा जो कर्ण है ये कितना हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। ये कैसे 5 आया, इसको हम लोग यहाँ पे है ना जो कर्ण हमारा √5, इसको ऊपर में हम लोग ज्ञात कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, बस है ना यहाँ से ड्रॉ करना है ओ से, और ये यहाँ से एक इसमें रेखा को ऐसे करके मिला देना है। तो जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, जितना दूरी ये उतना ही दूरी ये, तो ये हमारा √5 है ओ से बी, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा √5। इसको हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट सी, पॉइंट सी। अब इसको हम लोग यहाँ पे साइड में थोड़ा सा ऊपर में लिख भी लेते हैं कि जो हमारा ओ बी है वो कितना है √5, और ओ बी और ओ सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमारा ओ सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा सी, पॉइंट सी आ गया है, यही हमारा क्या है, पॉइंट सी ही √5 है। हमको यही बोला था, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से एक क्वेश्चन आपको मैं और समझा देता हूँ, फिर आपके लिए क्या है और ईजी हो जाएगा। एक प्रश्न हम लोग है ना इससे रिलेटेड और देख लेते हैं, अगर इस प्रश्न को फिर क्या है आपके लिए और इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को समझना। बोल रहा है ना एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √2 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमको कुछ नहीं कहा है, बस वही क्वेश्चन है हमारा, है ना कि एक हमारी ये संख्या रेखा है ना, सॉरी ये हमारी संख्या रेखा है, यहाँ से 1 2 -1 -2, हमको कुछ नहीं कहा है। हमको बोला है कि इस रेखा पे हमको दिखाना है √2 की, हमारा √2 जो है वो कहाँ पे आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए हमको, है ना। अभी हम लोग देख लिए, बस इसमें हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमको, है ना कि इसको लगा करके हमको √2 जो है हमारा यहाँ पे कर्ण को लाना है। ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में √2 दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे जो कर्ण है वो क्या करना है, कर्ण को हमको √2 लाना है। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो प्रमेय हमको क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है ना आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तब हमको आधार और लंब का मान है ना क्या रखें कि हमारा जो कर्ण है वो √2 आ जाए। तो अगर इसकी जगह में अगर हम लोग आधार को अगर 1 यूनिट मान ले, है ना, और लंब को भी अगर हम लोग 1 यूनिट मान ले, तो हमारा जो कर्ण है वो √2 आ सकता है ना। तो क्या है, हमारा जो कर्ण है वो √2 आ जाएगा। कैसे आएगा, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार को हम लोग कितना यूनिट लिए, 1 यूनिट, और लंब को भी कितना लिए 1 यूनिट। तो हमारा जो कर्ण का स्क्वायर है वो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण का जो स्क्वायर है जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 2। जब यहाँ से हम लोग स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर है ना √ ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये है ना, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो उसके दूसरी तरफ क्या लगता है, वर्गमूल लग जाता है। तो यहाँ से जब हम उसको हटाएं तो इधर क्या लग गया, इधर √ लग गया। तो हमारा कर्ण क्या आ गया, कर्ण हमारा
√2 आ गया। अब हमको बस कुछ नहीं करना है, बस वही हमको पेंसिल है ना, प्रकार, चांदा और स्केल की सहायता से हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। जैसे ये हमारा एक, यहाँ पे पहले संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। ये संख्या रेखा हो गया, इसके बीच के पॉइंट हमारा हो गया मूल बिंदु O, है ना। अब आप चाहें तो इसमें एक है ना इधर को भी साइड को ले सकते हैं, लेकिन मैं इधर का ले रहा हूँ, ठीक है। और ये अगर मैं 1 इंच लूँगा तो ज़्यादा करीब करीब हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझने में आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए मैं 2 इंच को 1 यूनिट ले रहा हूँ। 2 इंच को 1 यूनिट, तो यहाँ हो गया पॉइंट 1, यहाँ हो गया पॉइंट 2, है ना। यहाँ पे हो गया -1, यहाँ हो गया -2, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग आधार कितना लिए थे, आधार को हम लोग यहाँ पे 1 लिए थे, तो है ना पॉइंट 1 से, है ना यूनिट 1 से हम लोग क्या करना है, 90 डिग्री का एक कोण बना लेना है। ये हमारा ये हो गया, यहाँ से 90 डिग्री का एक ऐसे हम लोग कोण बना लिया, और इस लाइन को हम लोग आपस में मिला देंगे। ये लाइन है ना हमारा आपस में मिल गया। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे लंब लिए थे, लंब को भी कितना लिए थे, 1 यूनिट, तो इसमें से हम लोग 1 यूनिट यहाँ पे देख लेंगे। हमारा 1 यूनिट है ना 2 इंच लिए थे, यहाँ 1, ये 2, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे लंब ऊपर का लाइन को हम लोग जो है उसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना यहाँ से इसको ऐसे हम लोग ये मिला दिए, इसको हम लोग नाम दे दिए, है ना ये O है, इसको यूनिट 1 को हम लोग नाम दे दिए A, इसको नाम दे दिए B। यहाँ से हमारा क्या था, 90 डिग्री का कोण था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो OB है वो √2। कैसे आया √2, इस यहाँ पे हम लोग ऊपर में निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बस इसकी सहायता से, प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक रेखा ऐसे करके मिला देना है। तो ये जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, OB की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ पे यहाँ तक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं C। इसको क्या नाम दे दिए, C। तो हमारा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो OB है वो क्या था, √2 था, और OB जो है वो OC के बराबर है, तो हमारा OC भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये हमारा जो C है, पॉइंट C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। हमको बस यही बोला था कि संख्या रेखा पे √2 को प्रदर्शित करना है, तो संख्या रेखा पे हम लोग √2 को प्रदर्शित कर दिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है ना, वो कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जो मेन क्वेश्चन है ना, वो यही क्वेश्चन था कि अपरिमेय संख्या को हम लोग को संख्या रेखा पे निरूपित करना था, तो ये हम लोग सीख गए, है ना। अब हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलेंगे, ठीक है।